एनआईसीयू क्या होता है और ये बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है? जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं या जो बच्चे पैदा होते ही बहुत रोते नहीं हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, शुरुआती 28 दिनों में जो बच्चों के साथ दिक्कतें होती है, उसके लिए हम उन्हें एनआईसीयू में एडमिट करके उनकी गहन चिकित्सा करते हैं। उसी को इंग्लिश में एनआईसीयू कहा जाता है। एनआईसीयू में माँ की क्या भूमिका होती है? क्या वो सिर्फ बाहर इंतजार करती है अपने बच्चे के लिए? बट विद टाइम साइंस ने रिवील किया है कि अगर मदर एनआईसीयू में रहती हैं, अपने बच्चों के पास जाती हैं, उनकी आवाज़, उनका टच बच्चों के लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। अब एट प्रेजेंट इस जगह पे हम लोग पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट करते हैं, जहां मदर को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है अपने बेबी के साथ, एंड इट डज मिरेकल। जो बच्चे समय से पहले होते हैं, जिनका वज़न कम होता है, उनको मदर के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है। इससे देखा गया है कि बच्चों का वज़न जल्दी बढ़ता है, बच्चों में इन्फेक्शन कम होता है, बच्चे जल्दी आउटग्रो करते हैं और मदर और बेबी का बॉन्डिंग अच्छा होता है। माँ का दूध एक बूंद की तरह है जो नेचर ने हमें दिया हुआ है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक पेट भरने का ज़रिया नहीं है, इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जिनसे बच्चों को इन्फेक्शन कम होता है। एनईसी नामक एक जानलेवा बीमारी प्रीमैच्योर बेबीज़ में होती है, जिससे ये बचाता है। नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और बहुत ही इंटेंसिव होती है, जहाँ मिनट मिनट में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एज ए कॉमन ऑब्जर्वर हमें लगता है कि बच्चा कांच में रखा और सिर्फ लाइट चल रही है, और अगर इसी वजह से उनका ड्यूरेशन स्टे ज़्यादा हो जाता है, एंड यस, उनका चांसेस ऑफ बैड आउटकम थोड़ा ज़्यादा होता है। सर, वैक्सीन को लेकर के लोगों में, मतलब स्पेशली जो पेरेंट्स है, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। माँ वो शब्द नहीं, पूरी दुनिया होती है। खुद भूखी रहकर भी जो बच्चे का पेट भर देती है, रात भर जाग कर भी सुबह मुस्कुरा देती है। और जब वही माँ एनआईसीयू के बाहर खड़ी होती है तो उसकी हर सांस में बस एक ही दुआ होती है, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मदर्स डे पर आज की ये खास बातचीत उन सभी माँओं के नाम जो दर्द में भी हिम्मत बनती है, आंसू छुपाकर मुस्कान देती है और अपने बच्चे के लिए हर दिन खुद से लड़ती है। तो आज हमारे साथ है पारस हॉस्पिटल से डॉक्टर निशांत पाठक, जो उन नन्ही धड़कनों को संभालते हैं जिन्हें जिंदगी सबसे पहले इम्तिहान देती है। तो चलिए माँ, ममता और उन छोटी छोटी धड़कनों की एक बेहद खास बातचीत शुरू करते हैं। तो हेलो डॉक्टर, हेलो, वेलकम टू आवर इंटरव्यू। पहले अपने हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत पाठक है। मैं पारस हॉस्पिटल में एज अ नियोनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन कार्यरत हूँ। मैं यहाँ एक नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ जो छोटे छोटे बच्चे 400 ग्राम 500 ग्राम बेबीज़ को भी हैंडल करता हूँ। तो सर, पहले तो हम जानेंगे कि एनआईसीयू क्या होता है और ये बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल है। एनआईसीयू का फुल फॉर्म होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर। ये एक तरह से गहन चिकित्सा किया जाता है। जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं या जो बच्चे पैदा होते ही बहुत रोते नहीं हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, शुरुआती 28 दिनों में जो बच्चों के साथ दिक्कतें होती है, उसके लिए हम उन्हें एनआईसीयू में एडमिट करके उनकी गहन चिकित्सा करते हैं। उसी को इंग्लिश में एनआईसीयू कहा जाता है। तो सर, एनआईसीयू छोटे बच्चे और उसके साथ सबसे पहले जुड़ती है माँ। तो आज मदर्स डे पे हम सर सबसे पहला क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एनआईसीयू में काम करते हैं, तो एनआईसीयू में माँ की क्या भूमिका होती है? क्या वो सिर्फ बाहर इंतजार करती है अपने बच्चे के लिए? नहीं, बिल्कुल गलत। पहले के समय में था, लोग मानते थे कि माँ अगर अंदर एनआईसीयू के पास आती है, अंदर बच्चों के पास आती है, तो इन्फेक्शन फैलता है। बट विद टाइम साइंस ने रिवील किया है कि अगर मदर एनआईसीयू में रहती हैं, अपने बच्चों के पास जाती हैं, उनकी आवाज़, उनका टच बच्चों के लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। अब एट प्रेजेंट इस जगह पे हम लोग पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट करते हैं, जहां मदर को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है अपने बेबी के साथ, एंड इट डज मिरेकल। सर, हमने कई बार कंगारू मदर केयर सुना है, क्या होता है इसका मतलब? कंगारू मदर केयर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया से, कंगारूस से। जैसे कंगारूस के बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चे अपने थैली में रखते हैं, जिससे में वो ग्रो होते हैं। ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। जो बच्चे समय से पहले होते हैं, जिनका वजन कम होता है, उनको मदर के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाता है। इससे देखा गया है कि बच्चों का वजन जल्दी बढ़ता है, बच्चों में इन्फेक्शन कम होता है, बच्चे जल्दी आउटग्रो करते हैं और मदर और बेबी का बॉन्डिंग अच्छा होता है। सो इट्स अ वेरी लो कॉस्ट रिसोर्स एंड वेरी यूजफुल इन टुडेज टाइम। ओके।
सर माँ का दूध इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? हमें कहा जाता है कि 5 से 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध ही देना चाहिए। क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है माँ का दूध? माँ का दूध एक बूंद की तरह है जो नेचर ने हमें दिया हुआ है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एक पेट भरने का ज़रिया नहीं है। इसमें कई तरह के हार्मोन्स, कई एंटीबॉडीज़ जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये अगर हम इसीलिए रिकमेंड करते हैं इनिशियल 6 महीने तक मदर का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करें। इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जिनसे बच्चों को इन्फेक्शन कम होता है। एनईसी नामक एक जानलेवा बीमारी प्रीमैच्योर बेबीज़ में होती है जिससे ये बचाता है। ये निमोनिया, दस्त जैसी चीज़ों से भी बचाता है। तो येस, हमेशा माँ का दूध प्रेफरेबल है। इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन अ बेबी कैन हैव। सर हम देखते हैं कि आज के जनरेशन की जो महिलाएँ हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको शायद 100 में से 80% लड़कियों को या लेडीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत दिक्कत हो रहा है। इसका क्या रीज़न है? ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत इनिशियली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं उनको होता है। दे नीड अ गाइडेंस। यहाँ पे कई बार लैचिंग का प्रॉब्लम होता है, कई बार मदर को पता नहीं होता हाउ टू हैंडल द बेबी। तो पहले के समय में जैसे फैमिली में ओल्ड लेडीज होती थी, दे वुड हेल्प द न्यू मदर। वो चीज़ें आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से कम हो गई हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपने नियोनेटोलॉजिस्ट, अपने गायनेक या फिर अपने लैक्टेशनल कंसल्टेंट से मिलिए। और ब्रेस्ट फीडिंग क्या इज़ वेरी इजी, जस्ट यू नीड अ गाइडेंस फॉर दैट। सर एनआईसीयू में बच्चों को ट्रीट कैसे करते हैं? हमने देखा है कि वो काँच के कुछ बाउल में, समथिंग में, लाइट में रखते हैं। तो सिर्फ़ वो लाइट में रखना ही प्रोसेस या और भी कुछ प्रोसेस है? नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और बहुत ही इंटेंसिव होती है, जहाँ मिनट-मिनट में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एज़ अ कॉमन ऑब्जर्वर हमें लगता है कि बच्चा काँच में रखा और सिर्फ लाइट चल रही है। बेबी को हम फीड अगर नहीं दे सकते हैं तो उसको आईवी से मेडिकेशंस प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। वेंटिलेशन मैनेज किया जाता है। अगर बेबी ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो उसको सांस लेने की दवा प्लस मशीन लगाई जाती है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। इट्स अ वेरी डीप एंड वेरी प्रोलॉन्ग प्रोसेस जहाँ पे बेबी के हर फ्रेजाइल ऑर्गन को मैनेज किया जाता है। बट वो टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगे। बट बेबी इज बीइंग केयर्ड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन ईच एंड एवरी टाइम। अगर बच्चा पूरा 9 महीना कंप्लीट करके बाहर आता है, तो भी कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है एनआईसीयू में रखने की? टर्म बेबीज कैन अब प्रीमेच्योर जो बेबीज होते हैं वो एक जस्ट एक स्पेक्ट्रम का एक कंपोनेंट है बीमारी होने का। टर्म बेबीज कैन हैव डिजीजेस लाइक ट्रांजिएंट टैकिप्निया ऑफ न्यूबॉर्न। दे कैन हैव मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम करके, जिसमें बच्चा अपना पॉटी खा लेता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि टर्म बच्चा है तो उसको कभी कोई दिक्कत होगा नहीं, बट चांसेस बहुत कम होते हैं उनमें। तो इसीलिए हमेशा हर डिलीवरी को पीडियाट्रिशियन या फिर नियोनेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में कराना चाहिए। सर आपके पास लगभग कितने बच्चे आ जाते होंगे रोज एनआईसीयू में एडमिट होने? एट प्रेजेंट लाइक 30 से 40 बच्चे हमारे एनआईसीयू में रहते हैं। एवरी डे? नॉट टोटल, a total component, मतलब at any time we have 30 to 40 patients, not every day. Every day we get a delivery of, I would say, 5 to 6. उसमें से हार्डली एक आध बच्चे को एडमिशन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज दे आर गुड बेबीज और हम तुरंत उनको मदर के पास दे देते हैं। सर जो कई माएँ होती हैं वो स्पेशली जब हम देखते हैं कि वो प्रीमेच्योर बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो ऐसा होता है कि मतलब अगर बच्चा प्रीमेच्योर है तो घबराना ही है, कुछ ना कुछ उसके साथ नेगेटिव ही होगा? देखिए, ह्यूमन नेचर है, थोड़ा घबराना जायज़ है, बट सिर्फ आप ऑनलाइन चीज़ें पढ़ के घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने नियोनेटोलॉजिस्ट से बात करिए, अपने डिलीवरी से पहले डिस्कशन करिए, चीज़ों को समझिए। पोस्ट डिलीवरी जब आपका बेबी होता है, डेली आपको डॉक्टर गाइड करेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा फर्म होने की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू बी इन अ जर्नी विद द बेबी हु इज़ फ्रेजाइल येट ही इज़ कॉन्करिंग। और सर हमने अक्सर सुना है कि जो बच्चे 7th मंथ में डिलीवर हो रहे हैं, वो अगर थोड़ा-सा कुछ दिक्कत होगा पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। 9 मंथ वाले इज़ वेल गुड, पर जो 8वें महीने में जो बच्चे डिलीवर होते हैं, उनको ज़्यादा इश्यू होता है 7वें महीने से। तो ये सच बात है? यस, जितने पहले समय के हो जाते हैं बच्चे, उनका ऑर्गन उतना ही मैच्योर होता है, उनको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। बट लोगों में ये अवधारणा है कि कोई बच्चा 400-500 ग्राम का है तो बचेगा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मुंबई से हूँ, जहाँ पे 430, 420 और 400 ग्राम के बहुत सारे बच्चे हैं
बच्चे हैं, उस इंस्टीट्यूट में लोवेस्ट बेबी 350 ग्राम का बचा हुआ है। तो ऐसे नहीं देखना है कि कोई बच्चा 500 ग्राम का है तो उसको सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, उसको भी देनी है, एंड वी कैन डू इट एंड इट कैन बी डन। थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है। पर सर मुझे बस ये जानना है कि अगर जो 7 महीने का बच्चा है उसके ऑर्गन्स तो 8 महीने के बच्चे से कम ही डेवलप Yes, हुए होंगे, right. तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि जो 8वां महीने का बच्चा है उसके कम चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के 7वें महीने से? 7वें महीने का कम प्रोबेबिलिटी 8वें महीने से बचने का। जितना अच्छा। बच्चा समय से पहले यूट्रस में बेबी का क्या होता है, ग्रोथ होता है, इनिशियली दे आर ग्रोइंग एक अच्छे इन्वायरमेंट में, जो उनका समय से पहले डिलीवरी होकर हैम्पर्ड हो जाता है। सो उनका हार्ट, उनका लंग्स, उनका ब्रेन सब कुछ बहुत ही फ्रेजाइल होता है, तो हर चीज़ को हमें मेटिकुलसली मैनेज करना पड़ता है। और अगर इसी वजह से उनका ड्यूरेशन स्टे ज़्यादा हो जाता है, एंड यस उनका चांसेस ऑफ बैड आउटकम थोड़ा ज़्यादा होता है। सर वैक्सीन को लेकर के लोगों में मतलब स्पेशली जो पेरेंट्स है उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे व्यूअर्स को? मैं हमेशा, जितने भी मेरे पेशेंट्स अगर सुनेंगे या ये रील देखेंगे, मैं हमेशा उनको एक चीज़ बोलता हूँ, 2 गिफ्ट जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं इस दुनिया में, वो है 6 महीने तक मदर्स मिल्क एंड वैक्सीनेशन ऑन टाइम। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और उसके कोई हार्म्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि वैक्सीन लेने से ऑटिज़म हो जाता है या ये बीमारी हो जाती है, वैसा कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें डिसप्रूव हो चुकी हैं। गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ पीडियाट्रिशियन, डिस्कस अबाउट द वैक्सीनेशन, गेट इट डन ऑन द टाइम, नेवर लीव इट। सर कब वैक्सीनेशन लेना चाहिए, मतलब कैसे किस टाइम पीरियड में वैक्सीनेशन सो लेना चाहिए? वैक्सीनेशन डिवाइस किया गया पर्टिकुलर इंटरवल पे होता है, लाइक बर्थ पे, देन 1.5 महीने पे, देन 2.5 महीने पे, देन 3.5 महीने पे। सो हम क्या करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भूल सकते हैं, तो वो एक इम्यूनाइजेशन कार्ड बना के देते हैं, जिसमें हमने जो वैक्सीन दी है उसका डेट लिखा जाता है, और नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब आपको आना है उसका भी डेट दिया जाता है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट एंड यू कम ऑन टाइम। So it's a good process and you have to follow it. Never forget your vaccination. Thank you so much, sir. Thank you. तो माँ वो रिश्ता है जो कभी थकता नहीं, वो प्यार है जो कभी कम होता नहीं। बच्चा बीमार हो तो माँ टूटती भी है, लेकिन उसी टूटन में सबसे ज्यादा मजबूत भी बनती है। आज की इस बातचीत के बाद बस इतना याद रखिए, माँ को सिर्फ स्ट्रॉन्ग कहना काफी नहीं है, उसे समझना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सिर्फ इलाज की बातें नहीं बल्कि माँ के जज्बातों को भी आवाज दी। और दुनिया की हर माँ को सलाम, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, शायद इसलिए उन्होंने माँ बनाई है। तो आपको मेरी और हमारे चैनल की ओर से हैप्पी मदर्स डे। देखते रहिए प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।